आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे। और ये जो थ्योरीज हैं ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने के लिए अलग अलग अप्रोचेस इसमें हैं। क्या अलग अलग अप्रोचेस हैं? जैसे वर्नर थ्योरी में अप्रोच प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी की थी, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऑर्बिटल की अप्रोच थी, एंगल पता चल गए थे, वहां बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री वगैरह पता चल गई थी, लिगेंड के नेचर पता चल गए थे। लेकिन जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो एक चीज को बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कर पाई थी। एक हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो कमी रह गई थी वो सबसे बड़ी कमी क्या थी? इट कुड नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अलग अलग मेटल के अलग अलग कलर क्यों होते हैं? आयरन 3 पॉजिटिव का अलग कलर होता है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव का अलग कलर है, कॉपर 1 पॉजिटिव का कलर अलग है। इतना ही नहीं, आयरन 3 पॉजिटिव को वाटर के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाते हो तो अलग कलर आता है। लीगेंड अगर हम अलग ले लेते हैं, CN नेगेटिव लीगेंड लेते हैं तो अलग कलर आता है, क्लोरीन अगर लेते हैं तो अलग कलर आता है। यानी ये कलर मेटल पर एंड लीगेंड दोनों पर डिपेंड करता है। इतना ही नहीं, आयरन 3 पॉजिटिव का कलर अलग होता है, आयरन 2 पॉजिटिव का कलर अलग होता है। इतना नहीं बता पाया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके बारे में कि कलर में वेरिएशन इतना सिस्टमैटिक क्यों आ रहा है। और दूसरी बात, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में डिटेल नहीं बता पाई। थोड़ा थोड़ा तो बता पाई, मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज्यादा होता है किसका कम, एन की वैल्यू बता पाई जो हमने की भी है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिज्म। इतना लिख के छोड़ना नहीं है इन डिटेल, क्योंकि मैग्नेटिज्म तो पता चल जाता है ऑर्बिटल के ओवरलैप से, थोड़ा बहुत पता चलता है। could not explain magnetism in detail। ये नहीं पता चल पाता हम लोगों को। अब इस कमी को और इस कमी को दूर करने के लिए एक नई थ्योरी दी गई। उस थ्योरी को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT शॉर्ट में मैं इसे आगे फ्यूचर में बोलूंगा। जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहले तो हमें यह देखना है, दो चीजों को नहीं जान पाए हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, मैग्नेटिज्म एंड कलर। कलर एंड मैग्नेटिज्म को डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी गई। यानी यहां एजम्पशन बिल्कुल अलग। जो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एजम्पशन लेके चले थे कि मेटल के पास खाली ऑर्बिटल होता है, लीगेंड अपने लोन पेयर उसमें डोनेट करता है, ऐसा कुछ नहीं है यहां। इससे बिल्कुल अलग सारी की सारी थ्योरी है। यहाँ के जो पोस्टुलेट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बिल्कुल अलग हैं। थ्योरी है वो अलग तरीके से दी गई। अब जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिमाग से निकाल करके पढ़नी है, बिल्कुल डिफरेंट थ्योरी। क्या माना गया है यहाँ, पोस्टुलेट्स क्या हैं, एजम्पशंस क्या लिए गए हैं? नंबर 1, सेंट्रल मेटल एटम एंड ligand
are interacted by, यही मेन बात है इसकी, एंटायरली डिफरेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती थी कि एक सेंट्रल मेटल एटम है, उसके पास खाली ऑर्बिटल्स हैं 1, 2 या 3, लीगेंड अपने लोन पेयर इसमें डोनेट करता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। यहां इसको रिजेक्ट कर दी गई बात को। इन्होंने बोला कि सेंट्रल मेटल एटम जो कि पॉजिटिव होगा ज्यादातर केस में, 0 ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकती है कभी कभी, और लीगेंड नेगेटिव होगा, नहीं तो लीगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है। इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो ऐसा होता है जैसे आयनिक बॉन्ड में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। देयर इज नो इंटरेक्शन और देयर इज नो ऑर्बिटल ओवरलैप बिटवीन लीगेंड एंड मेटल। काम की बात है, देयर इज नो ऑर्बिटल ओवरलैप between ligand and metal। पहले ही पॉइंट में इसने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। अब जो सेंट्रल मेटल एटम है, दैट मींस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह से एंड लीगेंड पॉइंट चार्ज की तरह से एक्ट करता है। चार्जेस में ही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर न्यूट्रल है तो, न्यूट्रल है तो पोलर होगा। जैसे वाटर है, वाटर भले ही न्यूट्रल है लेकिन उसका एक हिस्सा नेगेटिव एक हिस्सा पॉजिटिव है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होते हैं। अब यहाँ डाइपोल डाइपोल जैसे पॉइंट नंबर 1 था, उसी को अगर हम इलेबरेट करते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम एंड लीगेंड, ये वाला सेंट्रल मेटल एटम एंड लीगेंड, भाई अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव है फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फिर तो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी है तो लीगेंड अगर न्यूट्रल है, वाटर वगैरह, तो जैसे यहां डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव हो सकता है, पोलर हो सकता है, यहां पर ऑक्सीजन H एंड H, तो ये डेल नेगेटिव जो होता है वो इंटरेक्शन करता है। तो हम इसे बोल रहे हैं कि पॉइंट चार्जेस की तरह से एक्ट कर रहा है, एक्ट एज पॉइंट चार्ज। और पॉइंट डाइपोल अगर पॉजिटिव नेगेटिव है फिर तो पॉइंट चार्ज, और अगर न्यूट्रल है तो पॉइंट डाइपोल। बिल्कुल ठीक इसी तरह से जैसे हमने सॉलिड स्टेट में एक कैटायन को एनायन से सराउंड किया था। हमने लिखा था कि एक कहीं एलिमेंट है, उसको चारों तरफ से
दूसरे एलिमेंट सराउंड कर रहे हैं, वहां हमने कोई ऑर्बिटल ओवरलैप की बात ही नहीं की थी ना। हम तो कह रहे थे कि एक स्फेयर दूसरे स्फेयर से चारों तरफ से सराउंडेड है, बस वो टच कर रहा है, उसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो एक दूसरे को टच कर रही है। इसी को समझने के लिए तीसरा स्टेप हम बढ़ा देते हैं, पॉइंट तो बस एक ही है मेन, उसी के एलैबोरेशन है। दिस थ्योरी does not consider any orbital overlap। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बात आपको पता चल गई है। अब मेन बात अब होती है शुरू। ये ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव है, लेकिन आयरन पॉजिटिव मानो, आयरन 3 पॉजिटिव है। ठीक है, लिगेंड के पास नेगेटिव चार्ज है, इसका इंटरेक्शन हो रहा है, ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं हो रहा है, लेकिन ऑर्बिटल तो है ही इसके पास ना। खाली ऑर्बिटल, भरे हुए ऑर्बिटल, दोनों तरह के ऑर्बिटल इसके पास मौजूद तो रहेंगे ही। इसको हम ऐसा थोड़ा ही मान सकते हैं कि ऑर्बिटल इसके पास है ही नहीं आयरन के पास। बस इन्होंने तो ये बोला कि वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, 5 ऑर्बिटल तो होंगे ही। इन्होंने क्या बोला, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मेटल के पास लिगेंड नहीं आया तब ऑर्बिटल्स की सबकी एनर्जी एक जैसी होती है। डी ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 4, इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो जाता है यहां से, यूनिकनेस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन फ्री स्टेट means when no ligand is present। in free state metal or ion have all 5d orbitals in same energy state। इस स्टेट को हम बोलते हैं, नाम देते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। दोबारा सुनो, फ्री स्टेट में अगर कोई मेटल है, इसके पास जो ऑर्बिटल्स हैं, कौन से ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल हैं इस कैटायन के, डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं अभी, बाकी नहीं, बाकियों से लेना देना अभी कुछ नहीं है। बात ट्रांजिशन मेटल की है, और ट्रांजिशन मेटल डी ऑर्बिटल से पहचाने जाते हैं अपने। ये जो पॉजिटिव चार्ज है मेटल का, इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल हैं या इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी सबकी एनर्जी सेम होगी, लेकिन कब, जब इसके आसपास लिगेंड नहीं है, ये फ्री स्टेट में है। तो ऐसी स्टेट में मैं इसे नाम रख दूंगा, टैगिंग कर दूंगा कि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। ऑल हैव
सेम एनर्जी। अब हर बार ऑल हैव सेम एनर्जी ना लिख के डीजेनरेट ऑर्बिटल बोला जाएगा इनको। एनर्जी 5 के 5 की सेम, 1 2 3 4 5। कौन सा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। सेम एनर्जी। कब? इन फ्री स्टेट। मीन्स नो ligand is around एक बात, ये पॉइंट सीधा सा। अब क्या होता है, इनकी बात अगर हम ऑर्बिटल्स की करते हैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पर जाओ। जब हम कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब हम इन्हें 5 अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स बोल रहे थे। 5 अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल में कुछ ऑर्बिटल डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर किस अकॉर्डिंग बोलते थे? 3 टाइप के ऑर्बिटल तो एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, 2 टाइप के ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं। ये मेरे पास एक एक्सिस, दूसरा एक्सिस कोई भी मान लो, तीसरा एक्सिस। एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। बात अगर आपसे की जाती है डी एक्स वाई की, एक्स एंड वाई के बीच में जो ऑर्बिटल होगा, ये एक्स वाई के प्लेन के बीच में डी एक्स वाई बोला जाए। डी वाई जेड की बात अगर की जाएगी, वाई जेड यहां कहीं आएगा, वाई एंड जेड के बीच में, और ऐसे कहीं हमें लिखना पड़ेगा इस तरह से। डी जेड एक्स की बात की जाएगी, एक्स एंड जेड, तो हम इसे फर्दर ऐसे सोच सकते हैं कि z एंड x के बीच में यहां कहीं ये ऑर्बिटल लाई कर रहा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर इसका दूसरा लूप। 3 ऑर्बिटल तो ये हो गए। बाकी के डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहां रहता है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस रहना पड़ेगा, एंड डी जेड स्क्वायर को अलोंग द जेड एक्सिस रहना पड़ेगा। ये जेड स्क्वायर मतलब 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो एक्सिस के साथ ओरिजिनेटेड हैं। इस बात को हम लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 आ जाएगा। 3 डी ऑर्बिटल्स, कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ओरिएंटेड in the region between the coordinate axis. These orbitals are called, इनको नाम दिया जाएगा, these orbitals are called
T2G ऑर्बिटल्स। T2G ऑर्बिटल 3 हैं। अगर कभी आपसे कोई पूछता है, क्वेश्चन आता है कहीं के T2G ऑर्बिटल्स कौन से हैं, तो आप कहोगे T2G ऑर्बिटल 3 हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं T2G ऑर्बिटल्स? DXY, YZ, ZX, जो एक्सिस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 5 हमने ये डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 6 इसी से मिलता जुलता है, बिल्कुल एक्सिस से रिलेटेड ही है। जो एक्स एंड वाई एक्सिस के साथ एग्जिस्ट करते हैं ऑर्बिटल्स, उनको ईजी ऑर्बिटल्स कहा जाता है। 2 ऑर्बिटल्स which orient along the axis, that is dx square y square and dz square are called EG orbitals. दो ऑर्बिटल EG ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल T2G ऑर्बिटल है। ऐसे करके याद रख लेना, 1 2 3 3 ऑर्बिटल एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ही होंगे। 2 ऑर्बिटल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा। एक जी। वो कहीं से आए हैं, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमने इनका नाम रख रखा है, फिलहाल उससे मतलब नहीं है आपको, अभी तो सिर्फ ओरिएंटेशन से इनकी मतलब है। एक बात हो गई। अब जो बात अब मैं बताने जा रहा हूं वो मेन बात है, पहले यहां तक की बात अच्छी तरह से समझ लो, इसके बाद जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मेन पार्ट शुरू होता है। 2 पॉइंट और हैं तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो जाएगी पूरी। अभी तक हमने ये देखा कि जब कोई फ्री स्टेट में मेटल होता है तो उसके 5 के 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, अलग अलग नहीं होती है, एनर्जी बराबर है। ई बराबर 5 के 5 ऑर्बिटल की एनर्जी। नाम दे दिया हमने इसको डीजनरेटेड ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल। लेकिन अगर लिगेंड इसके नजदीक आ गए, जब कभी कॉम्प्लेक्स से बना होगा तो लिगेंड नजदीक आएंगे, लिगेंड नजदीक आएंगे। जब लिगेंड नजदीक आएंगे तब ये 5 ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी नहीं रहेगी, ये अलग अलग हो जाएगी। ये 5d ऑर्बिटल लिगेंड की प्रेजेंस में अपनी एनर्जी के टर्म्स में स्प्लिट कर जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 या 6 जो भी है, ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 7 है। The d orbitals split into 2 sets of orbitals क्यों बोल रहा हूं 2 सेट? किस टर्म में? इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इन प्रेजेंस ऑफ ligands। जब ये डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल थे, कब थे? जब कोई लिगेंड आसपास नहीं था। लेकिन जैसे ही लिगेंड आया, अब इनकी एनर्जी एक जैसी नहीं रही, 2 टाइप की एनर्जी में ये स्प्लिट कर गए। इस स्प्लिटिंग को, ये जो स्प्लिटिंग, ये स्प्लिट किए हैं, ये जो स्प्लिटिंग हुई है, स्प्लिट मतलब 2 टाइप की एनर्जी में ये बंट गए। इसको हम नाम देंगे क्या? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। दिस इज कॉल्ड
crystal field splitting. यहीं से क्वेश्चन बीच बीच से आ रहे हैं, कहीं इससे क्वेश्चन आएगा तो डिफाइन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। डिफाइंड डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्वेश्चन हो गया ये। आपको क्वेश्चन ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, व्हाट आर, क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया मैंने। पोस्टुलेट सारे तो मुश्किल है पूछना, बीच से क्वेश्चन उठाएगा ना। T2G and EG orbitals. EG orbital dx square y square dz square, T2G orbital dxy yz zx। अभी तक जो क्वेश्चन आए उसको मैंने आपको बता दिया। अब ये स्प्लिटिंग होगी कैसी, किस तरह से होगी? ये एक फिक्स स्प्लिटिंग नहीं है, कभी कुछ होगी, कभी कुछ होगी, कभी कुछ होगी। किस बात पर डिपेंड करेगा ये स्प्लिटिंग होना? बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। दिस स्प्लिटिंग, कौन सी स्प्लिटिंग? फ्री स्टेट में मेटल आयन था, सबकी एनर्जी 5 ऑर्बिटल की एक जैसी थी। लिगेंड आया, लिगेंड आने से इसकी एनर्जी स्प्लिट कर गई 2 टाइप के ऑर्बिटल्स में। ये स्प्लिट होना, दिस स्प्लिटिंग in presence of ligand is different in different structures. मतलब टेट्राहेड्रल में अलग होगा, ऑक्टाहेड्रल में अलग होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में अलग होगा, स्क्वायर प्लेनर में अलग तरीके से स्प्लिटिंग होगी। मींस मैं बोल सकता हूं डिफरेंट स्ट्रक्चर मींस विद डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर एंड अलग अलग स्ट्रक्चर इस स्प्लिटिंग को डिसाइड करते हैं। और कौन डिसाइड करता है? और भी कुछ चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल क्या? आयन, पॉजिटिव नेगेटिव, नो ऑर्बिटल ओवरलैप। फील्ड, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अपना एक दायरा है, जहां तक ये वर्क कर रही है। फील्ड बना रखी है चारों तरफ, जैसे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं। तो क्रिस्टल की अपनी एक फील्ड है, एक एरिया है, उसकी वजह से जो ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो रही है उसकी बात हो रही है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन, किन किन बातों पर डिपेंड करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर, नेचर ऑफ मेटल। मतलब मेटल छोटा है, साइज में बड़ा है, ऑर्बिटल 3D है, ऑर्बिटल 4D है, ऑर्बिटल 5D है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। जियोमेट्री, भले ही क्रिस्टल है लेकिन 4 अगर सराउंड करेंगे तो अलग ज्योमेट्री से हो रहे हैं, 6 अगर करेंगे तो अलग ज्योमेट्री से सराउंड होंगे, भले ही ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं हो रहा है। ज्योमेट्री पर डिपेंड करेंगे।
इसके अलावा इन लीगेंड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। लीगेंड कभी आ रहा है वीक Cl डोनेट करने के लिए या इंटरेक्ट करने के लिए सो कॉल्ड। अब हम डोनेट करने के लिए तो नहीं बोलेंगे, यहां बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। अगर स्ट्रॉन्ग कोई हमारे पास लीगेंड है तब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन रहेगा, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में अलग टाइप की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी या वैल्यू इसकी होगी। स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड। एक तो क्वेश्चन अगर आ गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किन बातों पर डिपेंड करती है, यही आंसर है। एक और आता है क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं उसमें। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी किन बातों पर डिपेंड करती है? राइट फैक्टर्स in which crystal field stabilization energy depends। ये फैक्टर्स हैं 5, 1 2 3 4 5। क्या क्वेश्चन आएगा? या तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं कई बार CFSE, किन बातों पर डिपेंड करती है? CFSE 5 बातों पर डिपेंड करती है। या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किन बातों पर डिपेंड करती है? CFS या CFSE, दोनों के लिए यही आपको 4-5 पॉइंट डिसाइड करने पड़े। अब थोड़ा सा एक एक के लिए आइडिया, क्योंकि इसकी जो जितनी डिटेल आपके यहाँ पर सिलेबस में है उतनी ही मैं डिस्कस करूंगा, तो बहुत ब्रॉड एक थ्योरी है। लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, आप लोगों के लेवल तक जितने कॉम्प्लेक्सेस पढ़े जाते हैं वो ज्यादातर ऑक्टाहेड्रल हैं, तो ऑक्टाहेड्रल में हम इसको डिटेल से करेंगे। हमने किया ना कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तब क्या होगा? तब तो एक ही ज्योमेट्री आती है ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल होगा तो स्प्लिटिंग कैसी होगी उसको मैं एलेबरेट कर रहा हूं। दैट मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ d orbitals in octahedral complex। क्या मतलब है इस बात का? बेसिक मत छोड़ देना बस। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि एक सेंट्रल मेटल आयन था, 6 लीगेंड आ गए। अब हमने डिफाइन कर दिया ऑक्टाहेड्रल, तो मतलब लीगेंड की संख्या फिक्स कर दी हमने। लीगेंड जो आ रहे हैं उनका ओरिएंटेशन फिक्स कर दिया हमने। ये जो 6 लीगेंड आए ये डेफिनेटली ऑक्टाहेड्रली सराउंड कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं ये, लेकिन जो ये सराउंड कर रहे हैं वो ऑक्टाहेड्रली सराउंड कर रहे हैं। ये मैं इनकी ऑक्टाहेड्रल की शेप बता, सेंट्रल मेटल को। अब तो ये डीजेनरेट नहीं रहेंगे इसके मेटल के ऑर्बिटल, अगर लिगेंड यहां नहीं थे तब ये डीजेनरेट थे। सारे के सारे 5 के 5 ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी थी, लेकिन अगर 6 ऑर्बिटल्स ऑक्टाहेड्रली सराउंड करते हैं तो मेटल के 5 डी ऑर्बिटल्स, सिर्फ डी ऑर्बिटल को कंसीडर कर रहे हैं हम भाई, पी को क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पी एक ही जैसे हैं सारे, पी एक्स पी वाई पी जेड।
और एस ऑर्बिटल तो है स्फेरिकल, उसमें तो कोई ओरिएंटेशन का फर्क ही नहीं है। ऑर्बिटल्स का अंतर जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ डी ऑर्बिटल में आता है। 3 ऑर्बिटल एक जैसे हैं, बाकी के 2 ऑर्बिटल ओरिएंटेड हैं एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर में, एंड तीसरा एक और जेड स्क्वायर। 3 ऑर्बिटल लाइज बिटवीन द एक्सिस, 2 ऑर्बिटल लाइज अलोंग द एक्सिस। लाई बिटवीन द एक्सिस, लाई अलोंग द एक्सिस। दोबारा सुनो, लाई बिटवीन द एक्सिस कौन? डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। लाई अलोंग द एक्सिस 2 ऑर्बिटल्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरा डी जेड स्क्वायर। क्या बात बोली गई? इन डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कैसी होगी, ये बात बताई जा रही है यहां। इस पॉइंट का मतलब ये है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? द 2 डी ऑर्बिटल्स, कौन से भाई? ईजी ऑर्बिटल। कौन से भाई? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, जो डायरेक्ट एक्स एंड वाई के साथ एंड जेड के साथ इंक्लाइंड होते हैं। ऑर्बिटल्स दैट आर डायरेक्टेड along the x, y and z axis are affected more, इन पे ज्यादा प्रभाव पड़ा। किसके कंपैरिजन में? देन द अदर 3 डी ऑर्बिटल्स। मतलब कौन से? मतलब T2G ऑर्बिटल। मतलब कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। मतलब 5 डी जनरेट ऑर्बिटल थे एक जैसे, एनर्जी बराबर थी। लिगेंड आए, 2 पे ज्यादा प्रभाव पड़ा, 3 पे कम प्रभाव पड़ा। होता है ना, कहीं पटाखा बजता है तो कुछ लोग बहुत जंप कर जाते हैं 2 फीट, और कुछ लोग देखते हैं इधर ये हुआ क्या है, कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ है। मिस्टर बीन्स की तरह, जैसे मिस्टर बीन्स जो है वो हॉरर मूवी देखते देखते आराम से सोता रहता है, वो बाद में घर पे आके डरता है वो। तो यही काम यहाँ होता है। 5 के 5 डी ऑर्बिटल में से 2 पर प्रभाव ज्यादा पड़ा, जो अलोंग द एक्स एक्सिस। पढ़ना भी चाहिए, एक्सेस के साथ रह रहे हैं तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जबकि जो लाई बिटवीन द एक्सिस है उन पर इफेक्ट कम पड़ा। अब ये स्प्लिट कर गए एनर्जी में, और हम इनको अब किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? मींस अगर मैं एनर्जी के टर्म्स में देखता हूं, इसको सीधी लाइन बनाना, एनर्जी के टर्म्स में देखता हूं अगर मैं, तो ये तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल थे 5, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 5 ऑर्बिटल ध्यान रहेगा, फिर ऑर्बिटल ऐसे लिख देते हो। तो लिगेंड आया, इनकी एनर्जी इंक्रीज कर गई, और अगर मैं इनकी एवरेज एनर्जी मानता हूं, दोनों की एवरेज एनर्जी, इसकी एनर्जी का, इन पांचों की एनर्जी, इनकी एवरेज एनर्जी आएगी। दैट मीन्स 3 ऑर्बिटल की एनर्जी और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये एवरेज एनर्जी। इनफैक्ट ये ऐसा नहीं हुआ है, इनफैक्ट ये ऐसा हुआ है, देखो कि 5 ऑर्बिटल्स थे, डीजेनरेट थे, कोई लिगेंड नहीं था, लिगेंड आ गया, पांचों की एनर्जी बढ़ी, लेकिन 2 की ज्यादा बढ़ गई, 3 की कम बढ़ी। इनफैक्ट ये है
तो मैं अगर जितनी एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है उसको एवरेज ले लेता हूं, तब इस एवरेज एनर्जी की बात हो रही है। इन दोनों की एनर्जी, इन तीनों की एनर्जी का एवरेज एनर्जी मैंने इनकी सबकी एक एक बांट दी। अब ये स्प्लिट कहलाएगा। ये जो स्प्लिट है दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा। स्प्लिटिंग मेन ये है एनर्जी का अंतर से मतलब है हमें एब्सोल्यूट एनर्जी हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, दुनिया में किसी भी चीज की नहीं कर सकते भाई। थर्मोडायनेमिक्स में आप बहुत पहले पढ़ चुके हो ये बात। हमें पता ही नहीं किसकी एनर्जी कितनी है, कितनी ज्यादा है, कितनी कम। ये डेल्टा बोला जाएगा। डेल्टा यहां मैं ओ लिख देता हूं क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है, जीरो नहीं ओ, ऑक्टाहेड्रल पूरा लिख लो। तो डेल्टा ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल में ये वाली कंडीशन हमें देनी पड़ेगी। अब ये डेल्टा ओ क्या है? गैप एनर्जी का। ये लिगेंड के नेचर पर डिपेंड करेगा, ये मेटल के नेचर पर, मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर पर, मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर पर तो कर ही रहा है, तभी तो ये दो टाइप की हुई है, 6 में ये वाली कंडीशन आई है। अब हम अगर इस डेल्टा ऑक्टाहेड्रल यानी मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग की बात करते हैं तो हम कुछ कंपैरिजन सोच सकते हैं। मींस मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मतलब डेल्टा ऑक्टाहेड्रल किस बात पर डिपेंड करेगा? साइज ऑफ मेटल। वही 4-5 बातें वो जो अभी हमने लिखी थी, वही साइज ऑफ मेटल, लार्ज मेटल, लार्ज डेल्टा। बड़े मेटल में ये वैल्यू ज्यादा आएगी, छोटे मेटल में ये वैल्यू कम आएगी। दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर, लार्ज ऑक्सीडेशन नंबर, लार्ज डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा डेल्टा ऑक्ट की वैल्यू आएगी। मतलब ये गैप उतना ही ज्यादा होगा, ये गैप बढ़ जाएगा। ये गैप देखो, ज्यादा कम का मतलब क्या है? ये गैप फिलहाल कम है, डेल्टा ऑक्ट यहां कम है। लेकिन कोई अगर मेटल, मान लो ये आयरन 2 पॉजिटिव का है, एक आयरन 3 पॉजिटिव की बात मैं कर रहा हूं, आयरन 3 पॉजिटिव में ये गैप बढ़ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ये डेल्टा ऑक्ट बढ़ गया, ये बात है। दूसरा, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है जब, या दो मेटल हैं, एक 1 पॉजिटिव है, दूसरा भी 1 पॉजिटिव है, एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है, तो यहां स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, यहां स्प्लिटिंग कम होगी। ये दो अलग अलग चीजें हमने डिस्कस की हैं सेम ऑक्सीडेशन के लिए, एंड साइज अगर हम डिफरेंट लेते हैं तब इसके लिए। अब यहां लेकिन इतना सारा जो हम पढ़ रहे हैं, कलर से क्या संबंध हो गया भाई? ये सारी कहानी जो चली थी, स्टार्ट हुई थी, वो इस तरह से स्टार्ट हुई थी कि हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसलिए देनी पड़ी क्योंकि हम कलर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो कलर कहां से एक्सप्लेन हुआ है वो बात अभी बतानी बाकी है आपको। मेन बात अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि किस तरह से कलर एक्सप्लेन करती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।
किसी लिगेंड की प्रेजेंस में ऑक्टाहेड्रली अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को सराउंड कर रहे हैं लिगेंड, तो ये स्प्लिटिंग होगी। ये स्प्लिटिंग दो तरह से हो सकती है। अगर मैं सेम मेटल लेता हूं, मेटल मैंने एम लिया, 1 पॉजिटिव है, तो इधर भी 1 पॉजिटिव है, यानी मेटल को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, सेम मेटल लिया। यानी जैसे मैंने आयरन 3 पॉजिटिव लिया और उसको 6Cl से सराउंड कर दिया, यहां 4 नेगेटिव आए तो K4 आ गया, ऐसा कुछ एग्जाम्पल है। लेकिन यहां मेटल तो सेम है, 1 पॉजिटिव की जगह 2 पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि आयरन 2 पॉजिटिव है दोनों में, दूसरे में भी Fe। अब मैंने Cl की जगह CN6 ले लिया एंड K4 ले लिया यहां पर भी। मींस ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी मेटल 2 पॉजिटिव, ये भी मेटल 2 पॉजिटिव, ये भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन ये वीक लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब इसमें स्प्लिटिंग का क्या अंतर आएगा? स्प्लिटिंग का अंतर ये आएगा 1 2 3 4 5, जब लिगेंड नहीं आए थे, लिगेंड आ गए, डेल्टा ऑक्ट Cl के लिए, यहां Cl लिख रहा हूं, लिगेंड पे भी डिपेंड करता है ना। यहां जब लिगेंड नहीं आए थे तो डीजेनरेट थे ये 5 ऑर्बिटल्स, Cn आ गया, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ज्यादा रिपल्शन करता है। ये स्प्लिटिंग में जो डेल्टा ऑक्ट आएगा Cn के लिए, ये गैप ज्यादा होगा। और ये कौन सा गैप है? ये एनर्जी गैप है। अगर ये कम है, इसको ध्यान दो, डेल्टा ऑक्ट Cl लेस इन कंपैरिजन ऑफ डेल्टा ऑक्ट Cn, इसका प्रभाव कलर पे पड़ता है। और वो कैसे पड़ता है? मैंने क्या चेंज किया यहां? सिर्फ मेटल तो सेम रखे, ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रखा, लीगेंड चेंज कर दिया। ये कैसा लीगेंड है? इसको वीक लीगेंड बोलते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग लीगेंड बोलते हैं। मतलब इसे अब मैं यहां बोल सकता हूं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करने वाला, ज्यादा एनर्जी गैप क्रिएट करने वाला, तो इसे अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की जगह मैं नाम दूंगा स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्रिस्टल फील्ड में बोला जाता है इसे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोला जाता है, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कौन है? Cn। ये है वीक फील्ड लिगेंड, कम एनर्जी गैप प्रोड्यूस कर पा रहा है। क्या अंतर होगा? वीक फील्ड लिगेंड मींस लो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, मींस स्मॉल वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कह सकते, CFSE, कम वैल्यू है। बस हमें किससे मतलब है? डेल्टा ऑक्ट Cl है, ये कमी तो है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मींस Cn है, CO है, ये क्या करेंगे? या हाई फील्ड लिगेंड भी कह देते हैं कई बार, हाई और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड
हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंटरेक्शन, that is large CFS, CFSE, और मतलब डेल्टा ऑक्ट, CN की बात हो रही है, या कोई और भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो सकता है। ये वाली बातें क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ सकती हैं। अब वो आपको देखना है कि आप इसको किस तरह से लिखोगे। अब हम आते हैं कलर शो करने की टेंडेंसी पर, किस तरह से ये कलर शो करेंगे। यही सेम एग्जांपल मैं लेता हूं। सेम एग्जांपल कौन से, जो K4FeCN6 के एंड K4FeCl6 के एग्जांपल थे। यही दो एग्जांपल लेकर के हम इसे जज कर सकते हैं। अगर हम Cl लिगेंड लेते हैं और स्प्लिटिंग इस तरह से करते हैं, आयरन है मेरे पास, 2 पॉजिटिव है, मतलब D6 सिस्टम है, 6 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं। एक रूल होता है, प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इलेक्ट्रॉन को हम जहां तक पॉसिबल है अनपेड पे रखते हैं, यहां रखते हैं 1 2 3। अब ये आ गया एनर्जी गैप, हालांकि ये कम है डेल्टा ऑक्ट इन प्रेजेंस ऑफ Cl, कम है, Cl इज लिगेंड। 6 भरने हैं मुझे D6 में, 3 तक तो कोई इश्यू नहीं आया। जब चौथा इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आई तो 2 चांस थे, या तो मैं यहां इसको रखता, अगर यहां रखता तो इनमें दिक्कत है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना रिपल्शन को ओवरकम करेगा, ये कोशिश करेगा यहां चला जाए। अगर यहां चला गया ये ऊपर, तो इसको एक बैरियर पार करना पड़ेगा, ये वाला एनर्जी का। मींस इनमें हो गया झगड़ा, यहां रहे या यहां रहे, चौथा इलेक्ट्रॉन डी का 4th इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा वो डिपेंड करेगा पेयरिंग एनर्जी एंड डेल्टा ऑक्ट के कंप्रोमाइज पर। अगर पेयरिंग एनर्जी के कंपैरिजन में, पेयरिंग एनर्जी मतलब ये चौथा इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ जाता, इनमें जो रिपल्शन होता है दैट इज पेयरिंग एनर्जी। अगर ये पेयरिंग एनर्जी कम है, डेल्टा ऑक्ट ज्यादा है, तब तो ये यहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन अगर पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा ऑक्ट कम है, तब ये जंप करके यहां पहुंच जाएगा चौथा इलेक्ट्रॉन, फिर पांचवा, फिर आएगा छठा। छठे के लिए तो मजबूरी है, मिनिमम एनर्जी स्टेट ये रखी जाए। तो P इज इक्वल टू पेयरिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेल्टा ऑक्ट Cl के लिए ये क्योंकि कम होता है डेल्टा ऑक्ट, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, तो पेयर्ड अप ना करके चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, फिर पांचवा, फिर छठा आएगा। लेकिन अगर ये Cn नेगेटिव आकर इसको सराउंड करता, तो डेल्टा ऑक्ट वेरिएबल, तो पेयरिंग एनर्जी तो कांस्टेंट है भाई, वेरिएबल तो ये है, पहले ये कम था अब ये ज्यादा हो गया। पहला इलेक्ट्रॉन, यहां भी आयरन 2 पॉजिटिव है, यहां भी D6 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन आप भर चुकोगे, चौथा इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आई, तो इसके लिए तो ज्यादा जंप लगाना पड़ गया, तो ये यहीं एडजस्ट करना पड़ेगा इसे, मजबूरी बिल्कुल। क्योंकि डेल्टा ऑक्ट Cn इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी तो कांस्टेंट है डी ऑर्बिटल की, लेकिन अंतर किस में आ रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में।
अब यहां दो सिचुएशन आ गई। अब आ जाओ पुरानी वाली बात पर, एक्सप्लेनेशन मिलेगा हमें। हम बोल सकते हैं कि सीएन की प्रेजेंस में ये डायमैग्नेटिक है, यही बात तो हम वहां कर रहे थे, दूसरे तरह से समझा रहे थे, बात यही है। हम बोल रहे थे सीएन आएगा, इन इलेक्ट्रॉन को अंदर भेज देगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन वहां कहीं थे ही नहीं, कभी थे ही नहीं सीएन की प्रेजेंस में। स्प्लिटिंग होने पर पहले से फिलिंग यही हुई है। अप्रोच ये ज्यादा एक्यूरेट है। तो एन की वैल्यू, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन अनपेयर्ड 0, यहां अनपेयर्ड 1 2 3 4, एन की वैल्यू अनपेयर्ड 4। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट हो गया। बात आती है कलर की। जब कोई रेडिएशन आकर के गिरता है, कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी में जंप करता है, ये इलेक्ट्रॉन या ये इलेक्ट्रॉन हायर है, पेयरिंग तो करानी पड़ेगी इसको। ये वाला इलेक्ट्रॉन हम भेजेंगे, इसको यहां पर भेज दिया। कैसे? रेडिएशन बाहर से जो आया, उसकी अपनी कोई एनर्जी थी, एच न्यू। एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की सनलाइट से। सनलाइट में तो बहुत सारी एनर्जीज होती है ना, वाइट दिखती है वो, लेकिन रेड भी है उसमें, ग्रीन भी है उसमें, से कोई सी एक एब्जॉर्ब कर ली। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की? जितनी डेल्टा ऑक्ट सीएल था। यानी ये एनर्जी गैप E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ऑक्ट सीएल के बराबर आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट। और वो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली। जो एब्जॉर्ब हुई एनर्जी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री नजर आएगी, हमें पता चल गया कि कौन सा कलर इसका आना चाहिए। लेकिन यही काम जब ये करेगा, यहां पर रेडिएशन कोई भी चीज कलर क्यों शो करती है? रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद ये हायर एनर्जी में पहुंचेगा। अब इसे तो बहुत लंबा जंप लगाना पड़ गया। मींस यहां जो एच न्यू डैश या एच न्यू सी एन के लिए आएगा, वो इक्वल आएगा डेल्टा ऑक्ट सी एन। ये न्यू की वैल्यू यहां कम आएगी काफी, जैसे जैसे ये ज्यादा एनर्जी का आएगा, क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है। ज्यादा एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी, सॉरी ज्यादा, लैम्डा कम रहेगी इसके लिए। तो अगर ये रेडिएशन अलग पाथ से, अलग बैंड से, अलग स्पेक्ट्रम से एब्जॉर्ब हुआ है, तो इसका कलर भी अलग आना चाहिए। ये है मेन एक्सप्लेनेशन हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। ये जो एनर्जी गैप है E2G ऑर्बिटल में एंड EG ऑर्बिटल में, ये एनर्जी गैप आपके काम का एनर्जी गैप है। किसकी मैं बात कर रहा हूं? डेल्टा ऑक्ट इजिकल टू सीएल के लिए, एच न्यू सीएल के लिए इजिकल टू डेल्टा ई सीएल के लिए। ये एनर्जी अलग डेल्टा ई, ये फ्रीक्वेंसी अलग सीएल के लिए, एंड डेल्टा ऑक्ट सीएन के लिए जो आएगा वो किसके इक्वल होगा? डेल्टा ई सीएन एंड यहां सीएन। ये दोनों एनर्जीज क्योंकि अलग अलग आई हैं, ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में +1 में पढ़ रखी है बात, क्योंकि ये एनर्जी अलग अलग आई हैं इसलिए ये अलग अलग कलर शो करेगा। वहां बस आप ये पढ़ते थे, ये वाला रिलेशन कहां पढ़ते थे, मैं याद दिलाता हूं। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, अब ऑर्बिट में नहीं जा रहे हैं एक ऑर्बिट से दूसरे में, अब हम एक ऑर्बिटल से दूसरे एनर्जी के ऑर्बिटल में जा रहे हैं, और ये ऑर्बिटल की एनर्जी का गैप आने वाले लीगेंड पर डिपेंड कर रहा है। मींस ये एनर्जी गैप फाइनली कलर को डिसाइड करता है। और ये जो एब्जॉर्प्शन होता है कलर, वो नजर नहीं आता,
जो हम कलर देखते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर मींस ट्रांसमिटेड कलर होता है। तो एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, द कलर वी सी is the color that is not absorbed। ये है ना, जैसे रेडिएशन ये आ रहा है, यहां ये रेडिएशन गिरा आकर, ये एब्जॉर्ब हो गए, ये एब्जॉर्ब हो गया, ये एब्जॉर्ब हो गया, ये ट्रांसमिट हो गया। ये एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा इस डेल्टा ई पर। जो नजर आएगा देखने वाले को वो ट्रांसमिटेड कलर नजर आएगा, नॉट एब्जॉर्ब्ड। ये डेल्टा ई वाला कलर नहीं, इसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी नहीं, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसमिटेड लाइट बट ट्रांसमिटेड। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसमिटेड लाइट जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री लाइट होती है। द ट्रांसमिट लाइट इज कॉम्प्लीमेंट्री। रीजन लिखने पड़ेंगे, ये रीजन आता है कलर शो करने का, ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। अब इसमें मैं एक चीज की डिटेल में नहीं गया हूं बस, अदरवाइज पूरी ये थ्योरी बता दी, डिटेल में नहीं गया हूं कि ये स्प्लिटिंग ऐसे ही क्यों की है, 3 की कम 2 की ज्यादा क्यों की है। उसका एक छोटा सा रीजन मैं ये बता सकता हूं आपको कि ये एक्सेस से दूर है, बीच में एक्सेस के, और जब लीगेंड आता है तो लीगेंड इन्हीं एक्सेस पर आता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई जेड पर ये दो हैं, इसलिए इनकी ज्यादा एनर्जी इंक्रीज होती है, इनकी एनर्जी कम इंक्रीज होती है। ये कारण है जिसकी वजह से कलर नजर आते हैं। तो अगर रेड कलर एब्जॉर्ब हुआ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री देखना पड़ेगा। एक वो कलर व्हील होता है जो आप बचपन में पढ़ते होंगे कभी, एक कलर व्हील होता था, ये सेकंड थर्ड क्लास में, छोटी क्लास में कभी ना कभी तो रहे ही होंगे। रेड अगर है, ये वॉयलेट है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है। कलर की ये रेंज लिख दी मैंने, 400 नैनोमीटर की मैं बता रहा हूं, एनएम, 430, 490, रफ एस्टिमेशन है, इसके प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, 560, 580, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे लेकिन आसपास इसके हो सकता है, 620, और बढ़ते 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 800 तक, यहां तक 800 पहुंच जाते हैं। अगर ये एब्जॉर्ब हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन नजर आएगा, रेड एब्जॉर्ब हुआ तो ग्रीन नजर, ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नजर, आमने सामने जो लिखे हैं ये नजर आते हैं। ऑरेंज एब्जॉर्ब हुआ तो ब्लू आएगा, वॉयलेट एब्जॉर्ब हुआ तो येलो, येलो एब्जॉर्ब हुआ तो वॉयलेट। रटने की जरूरत नहीं है इसे, व्हील को बहुत है तो बहुत है कलर आप देख सकते हो, जस्ट मैं समझने के लिए बता। कॉम्पिटिटिव लेवल पर कई बार ये आ जाती हैं बातें, सीएफटी कंपटीशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सारी डिटेल से बताई। बोर्ड के हिसाब से है, बोर्ड में एनसीईआरटी में सारी यही बातें दी जो मैंने आपको क्लास में बताई। उससे फालतू तो हो सकती है एनसीईआरटी में, कम नहीं होगी इससे, बिल्कुल भी ध्यान रखना, कभी आप सोचो कि बहुत ज्यादा डिटेल बता दी, कोई डिटेल नहीं आपको बताई। सो वी कैन से इफ रेड लाइट is absorbed, the green color
इज सीन एंड वाइस वर्सा, मतलब ग्रीन एब्जॉर्ब होगा तो रेड। अब इसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल 2-4 ही कलर, तो गिनती नहीं होती। अगर यहाँ एब्जॉर्ब हुआ तो इस रेंज में इधर सामने नजर आएगा। यहाँ एब्जॉर्ब, रेड की भी तो शेड लाखों हजारों शेड होती है। कभी एशियन पेंट वाले के चले जाओ, जो शेड दिखाएगा आपको रेड, रेड की शेड इतनी दिखा देगा। तो ऐसे इसकी कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन की होंगी। ये वाला मैं गलत इधर कर गया, ये यहाँ की अगर आ रही है तो ये यहाँ पर आए, यहाँ आ गई तो इधर, यहाँ आ गई तो इधर, यहाँ पर आया तो यहाँ। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स नजर आने चाहिए। ये थी आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि हम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और ऑक्टाहेड्रल के लिए मैंने आपको ये बिल्कुल परफेक्ट करके डिटेल बता दी। ऑक्टाहेड्रल के लिए डिटेल 7 जो बताई। अब उसमें स्प्लिटिंग, क्योंकि अलग अलग में अलग अलग तरह होती है। जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि ऑक्टाहेड्रल, तो इसे बोलोगे आप क्यों स्प्लिटिंग अलग होती है, वो थोड़ा सा और मैं आइडिया दे देता हूं, तो रही सही कसर इसमें जो है वो पूरी हो जाएगी। ये एक ऑक्टाहेड्रल है। अगर मैं इनके एक्सेस बनाता हूं तो इसको मैंने एक्स एक्सेस मान लिया, इसको वाई मान लिया, इसको जेड मान लिया। ऑर्बिटल अगर मैं लिखूंगा तो यहां एक मेटल एटम रखा है। ये सब मैंने इमेजिनरी बनाया चारों तरफ। लीगेंड जो आए, लीगेंड किन पोजीशंस पर आए, यहां आया लीगेंड, इधर लीगेंड आया, इधर लीगेंड आ गया, इधर लीगेंड आ गया, इधर लीगेंड आया। कौन से ऑर्बिटल से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा है लीगेंड? जेड स्क्वायर से। कौन से ऑर्बिटल से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा है लीगेंड? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहां होगा? अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। कौन से ऑर्बिटल से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर रहा है लीगेंड? एक्स वाई कहां होगा? डी एक्स वाई ऑर्बिटल यहां रहेगा। डी वाई जेड कहां रहेगा? वाई एंड जेड के बीच में ये वाला जो कॉर्नर है यहां, और इसके स्क्वायर, ये स्क्वायर इमेजिनरी स्क्वायर है, इसके बिल्कुल बैकवर्ड। यानी लीगेंड दूर है, एक्सेस जहां ऑर्बिटल है वो दूर है, तो वो कम इंटरेक्शन करेगा। तो इसीलिए मैंने 2 ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा बढ़ाई है, क्योंकि लीगेंड उनके क्लोज है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो ज्यादा रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे लीगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर से। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स में रहेंगे, क्योंकि वो लीगेंड से दूर आ रहे हैं। ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है? ये डी एक्स वाई है, जबकि लीगेंड तो यहां इस कॉर्नर पर है ऑक्टाहेड्रल के। दैट मीन्स डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की एनर्जी कम इंक्रीज हुई, क्योंकि ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स लीगेंड के जो होते हैं उनसे कम इंटरेक्टेड है, जबकि यहां ज्यादा इंटरेक्शन है, क्योंकि यही लोन पेयर है लीगेंड का, यही ऑर्बिटल में मेटल का इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा रिपल्शन है, तो एनर्जी इसकी ज्यादा, इसकी कम। ये स्प्लिटिंग, जितना स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा उतनी स्प्लिटिंग बढ़ती चली जाएगी। जितना मेटल का साइज बड़ा है उतना गैप बढ़ेगा, जितना ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है उतना गैप बढ़ेगा। बहुत सारी बातों पर, यानी कलर चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है। K4FeCl6 का कलर अलग है, K4FeCN6 का कलर अलग है, डेल्टा ऑक्ट ही अलग है, तो कलर अलग आएगा। लीगेंड ना चेंज करो, K3FeCl6 ले लो, K4FeCl6 ले लो, दोनों में क्लोरीन लीगेंड है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया, फिर स्प्लिटिंग चेंज हो गई। एक टेट्राहेड्रल लिया, एक ऑक्टाहेड्रल लिया। ऑक्टाहेड्रल में तो ये स्प्लिटिंग की हमने, टेट्राहेड्रल में कुछ और होगी। तो ये सारी बात आपको इस पैटर्न पर सोचनी पड़ेगी। मैंने आपको बिल्कुल सोच रहा था कि मैं बिल्कुल बोर्ड के मतलब की बता दूंगा, लेकिन मैंने आपको ये सारी डिटेल करके बता दी है। अब आपका काम बनता है इसको अच्छी तरह से रेडी करना, तैयार करना। आज की क्लास में मैं इतना ही डिस्कस करूंगा, बाकी अगली क्लास में मैं दूसरा चैप्टर कर दूंगा शुरू।